तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन और उसके अंदर हम बात करेंगे लोकस की। लोकस क्या होता है? पहली चीज़ तो लोकस एक पॉइंट का निकाला जाता है। अब लोकस होता क्या है कि एक पॉइंट प्लेन के अंदर हमारे पास जैसे जैसे मूव करेगा उसका मूवमेंट का जो पाथ ट्रेस्ड होगा वो क्या कहलाएगा? लोकस। तो मेरे पास ये अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता हुआ कुछ इस तरीके से इसने जो भी पाथ बनाया, ये पाथ ही क्या कहलाएगा मेरे पास? ये पाथ लोकस बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है, अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन, कि वो पॉइंट ही कैसे डिसाइड करे कि कहाँ पर किसी बॉडी का कौन सा पॉइंट और कैसे वो मूव करेगा। जैसे ये कंडीशन जो है हमें क्वेश्चन में मेंशन रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को मैं मूव करा रहा हूँ, लेट्स से इसका मिड पॉइंट है, इसका आपको लोकस बताना है। कब बताना है? कि ये स्ट्रेट लाइन को मैं अगर इस तरीके से राइट हैंड साइड में खिसका रहा हूँ, ठीक है, तो आगे खिसकेगी तो ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंडीशन क्या दे दी कि आपके पास मैं स्ट्रेट लाइन को आगे की तरफ मूव करवाऊंगा तो इसका जो मिड पॉइंट है पहले यहाँ था, अब यहाँ कहीं आ जाएगा। इस तरीके से मिड पॉइंट का जो एक पाथ होगा वो पाथ क्या कहलाएगा? हमारे पास लोकस कहलाएगा, ठीक है। तो जो पाथ फॉलोड बाय पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। अब लोकस के साथ एक टर्म और एसोसिएट हो जाती है, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो एक्चुअली में जो ये पाथ बना, इस पाथ की ही इक्वेशन क्या कहलाएगी? इक्वेशन ऑफ लोकस कहलाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें आगे जाने से पहले कुछ स्टैंडर्ड लोकस हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड लोकस में अगर हम बात करें तो जैसे पहला हमारे पास आता है कि लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास दो पॉइंट फिक्स है, ठीक है। ये दो पॉइंट हम बोल देते हैं कि ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हमारे पास फिक्स है। पी पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए कि एंगल ए पी बी कितना बन के आए हमारे पास? 90 डिग्री। तो आपने एक स्ट्रक्चर सुनी होगी, जैसे कि अगर मैं ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरीके से मैंने सर्कल बनाया, तो इस सर्कल का यहाँ पे सर्कल पे आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट पी लेंगे, ठीक है, सरकमफेरेंस के ऊपर, तो ये हमेशा राइट एंगल बनकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं पी पॉइंट इसको कह दूँगा कि पी पॉइंट लाइज ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी, तो देख लो यहाँ पर ऑलवेज ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एंगल ए पी बी कितना निकल करके आएगा? राइट एंगल। तो इसका लोकस क्या आ जाएगा इस केस में? अगर हम लोकस की बात करें तो क्या आएगा? सर्कल विथ डायमीटर ए बी, ये आ जाएगा आपके पास लोकस। अब लेकिन इसमें थोड़ी जानने वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर ये लोकस तो ठीक है पूरा आपके पास आ जाएगा, लेकिन थोड़ा अगर हम सोचें तो अगर ये पी पॉइंट जो है वो अगर ए पॉइंट पर आ जाता है या पी पॉइंट जो है अगर बी पॉइंट पर आ जाता है तो उस केस में एंगल ए पी बी 90 ना हो करके 180 हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी में अगर मैं बात करूं तो सर्कल विद डायमीटर ए बी बोल दूंगा, लेकिन इसमें दो पॉइंट मुझे एक्सक्लूड करने चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो ये इसके लोकस में कभी नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर रहेगा पी पॉइंट तो एंगल ए पी बी 90 नहीं रहेगा, 180 हो जाएगा, या 0 बोल लो या फिर इधर भी बात करो तो भी 90 नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपके पास पहला स्टैंडर्ड लोकस तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट अगर स्टैंडर्ड लोकस देखें, लोकस ऑफ पी इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी बोथ, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि वही सेम चीज़ अगर मैंने मान लो ये ए और बी दो पॉइंट इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, मेरे को पॉइंट पी इस तरीके से मूव कराना है कि उसकी डिस्टेंस ए से निकालो और उसकी डिस्टेंस बी से निकालो, दोनों क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। एक पॉइंट तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यहाँ पर अगर हम मिड पॉइंट पर पी पॉइंट रख दें तो ये तो वो लोकस का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या यही इकलौता पॉइंट होगा? नहीं।
अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ तो इसके ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट, लेट से ये वाला पॉइंट को पी बोलोगे तो भी उसकी डिस्टेंस ए से और उसकी डिस्टेंस अगर आप निकालोगे बी से, दोनों ही कितनी निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। इसका रीज़न यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा, ये और ये पहले से ही बराबर है, ये कॉमन साइड आ गई तो आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये भी आपके पास सेम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में अगर हम लोकस की बात करें तो आप लोकस क्या बोलोगे, लोकस हम बोलेंगे क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अब इसमें नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड लोकस जो हमें पता होना चाहिए वो है कि पॉइंट P इस तरीके से मूव करे, पॉइंट P मूव्स सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, वही सेम चीज़ मैंने वापस से एक लाइन ड्रॉ करी, उस पर एक पॉइंट तो A है और एक पॉइंट B है। वापस से अभी हमें बात करनी है कि पॉइंट P इस तरीके से मूव करेगा, चाहे वो इस पर हो चाहे वो इस पर हो। इस पर रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रहेगा, तो वो तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि उसका तो केस को क्या ही गिनना। ठीक है, वैसे इस पे हो सकता है क्योंकि इस पे रहेगा तो अगर P इस पे मूव करेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा, तो वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, चलो हम नॉन जीरो की बात करते हैं। तो पॉइंट P कहीं पे इस तरीके से रखें कि वहाँ से एंगल APB जो ट्रायंगल बने उसके एरिया कैसे आए, कांस्टेंट। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मेरे पास हाफ तो कांस्टेंट होता ही है, बेस फिक्स है, तो अगर मैं हाइट को कांस्टेंट कर दूं तो एक तरीके से मेरे पास एरिया सेम आने वाला है, हर बार कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी लाइन अगर मैं पैरेलल टू AB अगर ड्रॉ करूँगा, एनी लाइन पैरेलल टू AB, तो इस लाइन पे कहीं पर भी आप पॉइंट P चूज़ करिए, ठीक है, वहाँ से हर बार आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB है वो सेम निकल के आएगा, क्योंकि बेस तो फिक्स है, अब हाइट भी फिक्स कर दी है। अब ये ऊपर भी हो सकता है आपके पास और ये नीचे भी हो सकता है। क्लियर है बेटा, ये इस तरीके से हम बात करेंगे। तो अगर इसके लोकस की बात करी जाए तो लोकस क्या कहोगे, लोकस आएगा, लोकस विल बी लाइन पैरेलल टू AB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड लोकस जो हमें पता होना चाहिए वो है कि पॉइंट P मूव्स सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन लाइन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टैंडर्ड लोकस हमें पहले से पता होना चाहिए, बहुत काम आने वाला है स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमें 2 लाइन्स के दे रखी है, लेट से ये 2 लाइन्स है। ठीक है, अब इन 2 लाइन्स के अंदर हमें कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन्स, कि इससे डिस्टेंस निकालें और इससे डिस्टेंस निकालें हमें सेम आए। तो वो हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है, वो होगा हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 लाइन्स। अब एंगल बाइसेक्टर जब मैं बोल रहा हूँ तो बाद में हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ये जो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, 2 लाइन्स के साथ में 2 एंगल बाइसेक्टर होगा, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। फिलहाल में किसी एक के बना करके देख रहे हैं ताकि वो सेम चीज़ दूसरे पर भी एप्लीकेबल रहने वाली है। तो इससे अगर पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे, दोनों ही सेम आने वाली है। क्यों आने वाली है, वो इसलिए क्योंकि ये लाइन तो कॉमन है, ये एंगल आपके पास सेम हो गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर राइट एंगल हो गया है, यहाँ राइट एंगल हो गया है, और ये एंगल क्योंकि आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी सेम है। क्योंकि ये तीनों 2 एंगल सेम हो चुके हैं तो फिर तीनों भी सेम होंगे, सिमिलर हो ही चुका है और एक ये वाली साइड कॉमन आ गई, तो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या आएगी, बराबर आ जाएगी।
तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ए, एक लाइन दूसरी लाइन और दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट, कोई एक पॉइंट रखा, वो उसकी डिस्टेंस दोनों से बराबर हो, वो किस पे लाई करेगा ऑलवेज, वो आपके पास एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो इसका अगर लोकस हमें लिखना हो तो क्या लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो अभी तक हमने 4 स्टैंडर्ड लोकस पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आएगा कि इक्वेशंस भी हमारे पास बहुत आगे पीछे करके आ सकती है, डिफरेंट कर्व्स की आएगी। तो कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स के हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब पैरामेट्रिक क्या होगा ये हम देखते रहेंगे धीरे धीरे कोनिक सेक्शन के अंदर। तो पैरामेट्रिक हम देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स का। पैरामेट्रिक का इस्तेमाल हम किस चीज़ के लिए करेंगे, लेट्स से हमारे पास कोई कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस कर्व पे अगर आपको बोला जाए कि कोई भी आप पॉइंट सपोज करिए, मुझे नहीं पता ये कर्व किस चीज़ का है, ठीक है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ एक कर्व है, इस कर्व पे अगर मैंने आपको कहा कि एक पॉइंट सपोज करिए, तो आप क्या सपोज करेंगे, वो आप एक्स और वाई 2 वेरिएबल की फॉर्म में सपोज करेंगे। बिल्कुल सही है। तो इससे क्या है कि आपको 2 वेरिएबल अगर आपने सपोज करे तो आपको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नॉर्मल सिनेरियो में हम ऐसा ही करेंगे, बट कुछ केसेस में जिनके हम पैरामेट्रिक बना सकें, मतलब एक्स का और वाई का दोनों का डिपेंडेंसी किसी एक थर्ड पैरामीटर पे हम शो कर देते हैं, जिसका मतलब कि एक्स भी उसकी फॉर्मेट में और वाई भी उसी की फॉर्मेट में। तो एक्चुअल में कितने वेरिएबल हुए हमारे पास, बस ये इकलौता वेरिएबल। अगर ये निकल गया तो हम वापस से एक्स को निकाल देंगे और उसी रास्ते से वाई निकाल देंगे रिट्रेस करके, ठीक है। तो पैरामेट्रिक का इस्तेमाल होता है ताकि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाए, ताकि नंबर ऑफ इक्वेशन जो रिक्वायर्ड है वो कम रहे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड लोकस की अगर हम बात करें। पहला अगर जो अभी मैं लिखा ही था कुछ वैसा ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर अगर बात करें इसका स्टैंडर्ड लोकस, तो ये तो हमें जानते हैं कि कौन से, देखो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। तो एक बार सोचिए ज़रा कि कौन से 2 स्क्वायर्स का सम 1 हमने पढ़ा है। जितना मुझे याद है हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पढ़ा है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि इसको साइन स्क्वायर बोल दें और इसको कॉस स्क्वायर बोल दें, या इसको कॉस स्क्वायर बोल दें, इसको साइन स्क्वायर बोल दें। देखिए, मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब कभी भी बात पैरामीट्रिक की आएगी तो यूनिक पैरामीटर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं अगर x को cos लिखने से और y को sin लिखने से भी ट्रू है और x को sin लिखने से और y को cos लिखने से भी ये वैलिड है। क्लियर है। तो यूनिक पैरामीटर नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली क्या लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि जब कभी भी हम कंपोनेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो x में जो कंपोनेंट आता है वो cos का आता है और y में जो कंपोनेंट आता है वो sin का आता है यूजुअली, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, x वाली चीज़ को तो हम बोल देते हैं cos थीटा और y वाली चीज़ को हम बोल देते हैं sin थीटा। इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब देखो फ़ायदा क्या, जब कभी भी इस कर्व पे मुझे पॉइंट सपोज करना पड़ेगा तो मैं ये वाला कर्व सपोज करूँगा। क्या सपोज करेंगे पॉइंट, इस वाले कर्व पे कोई पॉइंट सपोज, लेट्स से p पॉइंट सपोज करो, तो कैसे सपोज करोगे, x, y की जगह आप क्या सपोज करोगे, cos थीटा, sin थीटा। अब फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर अगर बस मुझे थीटा मिल जाए तो दोनों ही एक साथ निकल कर आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल जो है रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब इसी वे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का बताइए ज़रा। तो सिमिलरली जैसे आपने ऊपर किया, बिना कुछ और सोचे बस आप क्या करिए, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। फिर से जो अभी ऊपर बोला हमने, क्या बोला कि कौन से 2 स्क्वायर्स का सम 1 आता है, वही कॉस और साइन, ठीक है। तो x बाई ए को मैं क्या बोल दूंगा, कॉस, और y बाई ए को क्या बोल दूंगा मैं, साइन। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x तो आ जाएगा a कॉस थीटा और y कितना आ जाएगा मेरे पास, a साइन थीटा। तो कल को मुझे अगर कोई पॉइंट सपोज करना पड़े तो क्या सपोज करेंगे, इस कर्व के ऊपर a कॉस थीटा a साइन थीटा, ये कर्व आप सपोज करेंगे, क्योंकि ये तो पता होगा तो सिर्फ थीटा निकलते आपके दोनों के दोनों पॉइंट निकल करके आ जाएंगे। इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
बाद में हम देखेंगे इनको क्या बोलेंगे, सर्कल की इक्वेशन है। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम देखेंगे तो सर्कल बोलेंगे, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बिना जाने कि ये नाम क्या है इनके, पढ़ चुके हैं वैसे हम ये। अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जरा इसका बताइए। तो इसमें क्या बोलेंगे, जो अभी बोलते आ रहे थे अभी, क्या कि कौन से दो स्क्वायर्स का सम 1 होता है, वही साइन और कॉस। कॉस एक्स वाले को लेंगे यूजुअली हम, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि एक्स बाय ए को हम बोल देंगे कॉस थीटा और वाई बाय बी को हम बोल देंगे साइन थीटा। तो इससे हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एक्स जो आ गया वो ए कॉस थीटा और वाई जो आ गया बी साइन थीटा। 2 चैप्टर के बाद हम देखेंगे कि ये जो कर्व है ये हमारे पास क्या बन के आएगा, इलिप्स की इक्वेशन कहलाएगी। तो देखिए इलिप्स पे कोई भी जनरल पॉइंट क्या सपोज करना है वो हमने आज ही पढ़ लिया है। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं एक बार। तो ऐसे ही एक और आ गया कि आपके पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसकी बात करें तो देखिए सेम, कौन से दो स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 आता है जो हमने पढ़ा है, हम बात करते हैं। तो एक आएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और एक आएगा कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है। तो ऐसा फिर से वापस वही बात आ गई कि ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कोई एक चूज़ नहीं कर सकते, जो मर्जी आप चूज़ कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड लिया गया है जनरली क्या लेकर चलते हैं बुक्स में, क्योंकि अभी पीछे जस्ट आपने क्या किया, एक्स वाले को आपने कॉस लिया है, ठीक है। तो उसी के सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसमें एक्स वाले को सेक ले लूँगा ताकि कॉस और सेक एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि यही ले सकते हो, दूसरा लोगे तो भी आपका प्रश्न का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बुक्स में आपको नॉर्मली वही देखने को मिला है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर कि x बाई ए को हमने बोल दिया सेक थीटा और y बाई बी को आप क्या बोल देंगे, टेन थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या है ये, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो अभी पैरामीटर जो है किसी भी कर्व के यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, तो आप दूसरा भी चूज़ कर सकते थे, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ कर्व के ऊपर पॉइंट चूज़ करने की बात आती है तो। बाकी डिटेल में रेस्पेक्टिव चैप्टर में हम देखेंगे। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास निकल करके a सेक थीटा और y कितना आ गया, b टेन थीटा। तो कल को अगर इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट सपोज करना हो तो क्या सपोज करेंगे, a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात। अब चलिए, अब रिवर्स में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो चलो हो गया, वो भी खैर बाद में आएंगे इस तरीके सवाल दोबारा हमारे पास, कि अगर मान लो मैंने कोई एक x इस तरीके से दे रखा है 80 स्क्वायर और y दे रखा है मैंने 280, और मैंने आपसे पूछ लिया चलो बताइए मुझे कर्व बताइए कि कौन से कर्व का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो बेटा सिंपल सी चीज़ है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका काम क्या है, पैरामीटर जो आपने सपोज करा है उसको रिड्यूस करने का। तो यहाँ से निकालिए t, क्योंकि 2 डिग्री है, सिंगल डिग्री है, तो यहाँ से निकालना आसान है। तो यहाँ से निकालिए t और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहले कितना आएगा, t आएगा y/2a और इस t को उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x आ जाएगा a इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। उधर जाकर कितना आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बाद में ये पूरा का पूरा एक चैप्टर बन जाएगा हमारे पास जो कि है पैराबोला। तो इसके लिए, इस पैराबोला के लिए क्या रहेंगे हमारे पास, ये आपके पास पैरामेट्रिक रहेंगे, ये हम बाद में भी देखेंगे इन चीज़ों। तो यहाँ तक तो बात आती है कि कुछ स्टैंडर्ड लोकस देख लिए, कुछ स्टैंडर्ड लोकस की इक्वेशन जो पहले से बनी हुई थी उसके लिए पैरामीटर भी देख लिया अब हमने। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर एक जनरल क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसका लोकस कैसे निकालना है। तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, तो हम उसके स्टेप्स पहले देख लेते हैं। बहुत अच्छी सी 4-5 स्टेप्स हैं, बस वही ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या काम रहेगा कि आप जो भी आपके पास कर्व आए उस कर्व के ऊपर जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, उस लोकस के लिए उस पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्या सपोज करना है, h के। इसके बाद एक वर्ड मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना, अज्यूम जरूर करा है आपने, ध्यान रखना, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि आपने ये पॉइंट दिया हुआ है। आपने माना जरूर है लेकिन ऐसा मान के चलो कि ये पॉइंट आपको दिया है, ठीक है। ये नहीं सोच के चलना है कि आपने अज्यूम करा है, क्योंकि आगे भी पता चल जाएगा आपको।
अब इसके बाद सेकेंड और थर्ड स्टेप क्या कहती है कि जितनी भी कंडीशंस आपके पास क्वेश्चन में, जो भी आपको कंडीशंस गिवन है सारी इस्तेमाल करनी है, ठीक है, सब कुछ आपको इस्तेमाल कर लेना है। उसके लिए अगर कोई वेरिएबल अगर आपने सपोज करे हैं खुद से, अगर कोई वेरिएबल अगर आपने सपोज करे हैं, ठीक है, तो वो वेरिएबल भी सेकंड स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, अगर कोई भी आपने सपोज करे हैं। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ, इसको सपोज करने में मत गिन लेना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे इसको सपोज करा आप मान लेना कि तो क्वेश्चन में दिया गया था। इस तरीके से लेकर के चलो, जैसे क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रीट करते हैं, ये अब वैसे ही ट्रीट होने वाला है। तो ये लास्ट में रिमूव नहीं होने वाला। डन। बाकी इसके अलावा जो भी कंडीशंस होंगी हम सबको इस्तेमाल करेंगे और रिमूव कर देंगे जो वेरिएबल हमने सपोज करे थे। आखिरी स्टेप, सबसे आसान स्टेप लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कि h को आप किससे रिप्लेस करेंगे, x से, और k को आप रिप्लेस करेंगे y से। यहीं पर एक बात बता देता हूँ कि जब कभी भी आप इस फोर्थ स्टेज तक पहुँचे तो एक चीज़ ध्यान रखना, फोर्थ स्टेज पर जब आप आए तो वहाँ पर कोई भी x एंड y मौजूद नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो x और y अब आएंगे हमारे पास h को और k को रिप्लेस करने के बाद। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ किस पैरामीटर के अंदर होगा, ओनली h और k की फॉर्म में रहना चाहिए, तभी जाकर के हम इसको करेंगे। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारे गलती से कोई x और y बच गए हैं, इसका मतलब हमने कोई गलती करी है, कोई सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में कोई मिस्टेक हो गई है कि हमने सारी कंडीशन यूज नहीं करी है या कोई पैरामीटर हमारा रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, चलो बातें हो गई हैं इस चीज़ पे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है। अब इसमें पहला सवाल है हमारे पास, क्या करना है कि a एंड b वेरिएबल पॉइंट्स दे रखे हैं x एंड y एक्सिस पे, सच दैट ए बी इज इक्वल टू एल। देखो इतना जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को जितना दिया है पहले उतनी इन्फॉर्मेशन बना लो कि आपके पास a और b x और y एक्सिस पे गिवन है। आगे बात करते हैं, ए बी की लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, l दे रखी है। और आगे बात करते हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी बोल लो या सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ओ मतलब सेंटर ओरिजिन। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है, इसका मिड पॉइंट, तो वो एक ही बात है। तो देखो अब वापस से रिकॉल करते हैं पीछे जो स्टेप्स दी गई थी। क्या स्टेप्स दी गई थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है उसको आपने h, k मान लेना है। तो मैंने a और b का मिड पॉइंट को h, k मान लिया। अब ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं। देखो ए बी इज इक्वल टू एल दे रखा है, लेकिन ए बी को इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ पैरामीटर्स मानने पड़ेंगे। तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए a,0, क्योंकि मैंने मान लिया लेट सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, a है। लेट सपोज ये डिस्टेंस b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने 0, b मान लिए हैं। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे इस पॉइंट के लिए तो क्या लिखोगे, ये आएगा h इज इक्वल टू a प्लस 0/2, k को लिखोगे 0 प्लस b/2। तो यहाँ से a आ जाएगा 2h और b आ जाएगा 2k। क्लियर हो गई बात। अभी क्या हमने सारी कंडीशन इस्तेमाल कर ली है, नहीं, ये कंडीशन जो गिवन है इसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो ए बी कितना है, l। ए बी को एक तरीके से निकालने का और तरीका है हमारे पास, वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो वो आएगा a² प्लस b² का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, a भी पता है b भी पता है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमने कितना आएगा, a की जगह 2h का स्क्वायर प्लस b की जगह 2k और उसका स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू l। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4h² प्लस 4k² इज इक्वल टू l²। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या होती है, h को x से और k को y से रिप्लेस करना। तो लोकस क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू l²। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। देखिए अब मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि जो स्टेप्स मैंने पहले बोली थी वो यहाँ पर कैसे कैसे दिखाई दे रही है।
पहली स्टेप ये रही जहाँ पर मैंने पॉइंट माना। दूसरी और तीसरी स्टेप ये हो गई। दूसरी स्टेप यहाँ पर ये आ गई कि जहाँ पर मैंने, देखो ये दूसरी स्टेप में ये दो चीज़ें आ गई हैं कि जहाँ पर मैंने क्या किया है, सेकंड पॉइंट पे मैंने, सेकंड स्टेज पे मैंने पॉइंट सपोज करने पड़े मुझे। और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पर मैंने सारी सेकंड और थर्ड स्टेज एक साथ लगाई कि गिवन इक्वेशन सब इस्तेमाल कर ली। थर्ड स्टेज की तरफ चला, रिमूव करने कर दिया मैंने यहाँ पर कि देखो इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया, ये थर्ड स्टेज हो गई। फोर्थ स्टेज क्या है मेरे पास कि जब मैं h को x और k को y से रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में कि अब देखो एक सवाल वापस ये है कि गिवन इन्फॉर्मेशन तो वही है कि आपके पास a और b पॉइंट किस पे दे रखे हैं, a और b आपके पास पॉइंट दे रखे हैं x और y एक्सिस पे, तो वही आपको a, 0 और 0, b सपोज करना पड़ेगा। लेकिन इस बार लोकस किसका निकालना है, लोकस निकालना है सेंट्रॉइड का। किसका, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ओ हो गया 0, 0। तो सेंट्रॉइड को हम जनरली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उसको h, k मान लिया। मानते ही भूल जाएंगे कि मैंने माना है, ऐसा मानेंगे कि ये क्वेश्चन में ही गिवन था। तो अब क्या होगा, अब हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा देते हैं कि h क्या आएगा, सारे x कोऑर्डिनेट का समीशन अपॉन 3, तो ये आएगा a + 0 अपॉन 3। k कितना आएगा, वो आएगा सारे y कोऑर्डिनेट्स का समीशन अपॉन 3, तो 0 + b + 0 अपॉन 3। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 3h और यहाँ से b कितना आ जाएगा 3k। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर इनमें से हमें। अब तो हमने एक तरह से क्या कर चुके हैं, हम पहली स्टेज यूज़ कर चुके हैं। गिवन कंडीशंस में हमने ये इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, सेंट्रॉइड बोला है। लेकिन गिवन में एक चीज़ जो पिछली बार भी यूज़ करी वो नहीं लिखी हमने वापस कि AB = L दे रखा है, तो वही √A² + B², ये भी तो गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब रिमूव करने का काम कैसे करेंगे, इन दोनों को उठा करके हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करो 3h का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो तो ये L² बन जाएगा। तो ये आ गया 9h² प्लस 9k² = L²। आखिरी स्टेप क्या होती है, h को x से रिप्लेस करना और k को y से रिप्लेस करना। उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली के अंदर h को x और k को y से, तो क्या बन जाएगा लोकस फाइनली 9x² प्लस 9y² = L²। दिस विल बी अवर फाइनल लोकस, ठीक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वही इस बार सेम वही क्वेश्चन पिछली बार जो दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ऊपर की इन्फॉर्मेशन सेम है। क्या है कि a है वही हमें सपोज करना पड़ेगा a, 0। b है वही सपोज करना पड़ेगा 0, b। लेकिन इस बार लेंथ AB जो है हमें 4 दे रखा है और हमें किसका लोकस निकालना है ये ध्यान रखना, विच डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो 1:2। तो ये ध्यान रखना, इसको थोड़ा समझ, A की तरफ 1 है और B की तरफ 2 है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया h, k, A की तरफ 1 है और B की तरफ 2 है, ठीक है। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ कि AB है मेरे पास 4, मतलब हो गया √A² + B² आ गया 4। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ से, तो पहले तो इसको स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करके फॉर्मेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सेक्शन फार्मूला लगाता हूँ मैं A और B के अंदर, सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो सेक्शन फार्मूला कैसे करेंगे, H के लिए लिखेंगे 2 × A प्लस 1 × 0 अपॉन 2 + 1, दैट इज 3h = 2a। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 3h/2, डन। ऐसे ही अगर हम k की बात करें तो k के लिए क्या लिखोगे, k के लिए लिखेंगे आपके पास कोऑर्डिनेट में, k के लिए लिखेंगे अपने पास 2 × 0 प्लस 1 × b। तो ये 2 × 0 प्लस 1 × b अपॉन 2 + 1, तो k आ जाएगा आपके पास b/3, तो b आ जाएगा
3k। अब देखिए ए और बी आ चुके हैं, अब ये रेडी हो चुके हैं अपने आप को रिप्लेस करने के लिए। कहाँ पर? यहाँ पर उठा करके पटक देंगे। तो कितना आएगा? 16, इसके नीचे वाले स्टेप में 16 इज इक्वल टू 3h का होल स्क्वायर, तो 9h² / 4 प्लस 9k²। आखिरी स्टेप क्या है? सिंपल, h को आप x से रिप्लेस करेंगे और k को आप y से रिप्लेस करेंगे। तो क्या बन जाएगा ये? 16 इज इक्वल टू 9x² / 4 प्लस 9y²। आप चाहे तो उसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होती है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दिया है मैंने आपको यहाँ पर, क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट। पहले इसको मेंशन करते हुए चला करिए कि लोकस किसका निकालना है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एक्सीड्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस बाय 4। तो बेटा एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं समझता हूँ, कोई भी पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट लेट से, अब देखो एच कोमा के ही सपोज करना पड़ेगा आपको लोकस निकालना है। तो अब उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी आती है? ये आती है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है? ये के। और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होती है एच। क्या होती है? बट लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि अगर एच और के, ये कहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो एच और के तो किसी भी क्वाड्रेंट के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंस वर्ड है वो मैं किसके साथ यूज़ करूँगा? मॉड्यूलस के साथ। क्योंकि अगर लेट्स से ये -3, 2 होता है, तो ये जो -3 है, -3 बस माइनस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओरिजिन के लेफ्ट में है। 3 ही तो है एक्चुअल में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मॉड। तो इसको मॉड्यूलस ऑफ के बोलूँगा और इसको मॉड्यूलस ऑफ एच बोलेंगे। अब पढ़ते हैं सवाल को। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब कितनी आएगी? मॉड्यूलस ऑफ के एक्सीड्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब मॉड्यूलस ऑफ एच बाय 4। यही दिया हुआ है। क्लियर है? बस सवाल खत्म। आप क्या करेंगे? एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 4। ये आपके पास लोकस आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़ते हैं लोकस की तरफ। अपने पास लास्ट सवाल जो आता है वो ये है कि आपके पास A1, 2 एक फिक्स पॉइंट दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात। वेरिएबल पॉइंट B लाइज ऑन दिस कर्व। बेटा वैसे तो ये आपको भी पता नहीं है, कोई बात नहीं, बट मैं बता देता हूँ। चलो, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। अब इस सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया। अभी अगर याद हो तो आज ही में अपन ने देखा है कि इस तरीके के कर्व के ऊपर, ठीक है, हमें अगर कोई पॉइंट सपोज करना हो तो कैसे सपोज करेंगे? पैरामीट्रिक में। तो ये x² + y² इज इक्वल टू a² है। तो पॉइंट क्या सपोज करते थे? a cos थीटा, a sin थीटा। तो ये पॉइंट आ गया 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। तो ये b पॉइंट नाम दिया गया है। a कोई एक रैंडमली पॉइंट है 1, 2। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले तो आप ए बी को ज्वाइन करवा दें। ये करवा दिया। चलो, तो अब इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लेट्स से इसको हमने h, के बोल दिया है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से h आएगा 2 cos थीटा प्लस 1/2, k आएगा 2 sin थीटा प्लस 2/2। ठीक है, अब यहाँ से sin थीटा cos थीटा को अलग कर लो। तो 2h - 1/2 क्या आ जाएगा? cos थीटा। और यहाँ से 2k - 2/2 क्या आ जाएगा आपके पास? sin थीटा। अब वैसे तो मैं हर बार एक लाइन बोलता हूँ कि गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करो। साइन और कॉस में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन गिवन है। वो क्या है कि sin² + cos² इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर से, जिससे ये रिमूव हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? 2h - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k - 2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लास्ट स्टेप क्या होती है? h को x से और k को y से रिप्लेस करना। तो क्या आएगा आपके पास लोकस? 2x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2y - 2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास फाइनली वो लोकस आ जाता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था।
अब देखिए, जो मैंने एक बात बोली थी कि जब कभी भी एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस आप कर रहे हो, तब ये ज़रूर चेक कर लें वहाँ पर एक्स और वाई बचे ना हो। तो देख लो यहाँ पर कहीं पर भी एक्स और वाई बचे हुए नहीं है, ना तो इस सवाल में, ना इसके पीछे वाले किसी सवाल के अंदर। तो ये हमारे पास लोकस ख़त्म होता है कि हमने लोकस देखा क्या होता है। लोकस एक पॉइंट का निकलता है कि वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। उस कर्व की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लोकस कह देते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड लोकस देखे, पैरामेट्रिक देखे, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस उस पर देखे। नेक्स्ट हम इसके बाद देखेंगे, अगली बार जब भी मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशंस आएंगी, जो कि क्या होगी, एक तरह से लोकस ही होता है। तो जो भी हम पढ़ेंगे पूरे जेई के अंदर, एक तरीके से पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या है, लोकस है किसी न किसी गिवन कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।